गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट्स। वेद माता गायत्री शिक्षण संस्थान के ऑनलाइन क्लास में स्वागत है आपका। तो अपन लेसन नंबर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री उसका पार्ट नंबर 3 आज पढ़ेंगे। तो अपन ने पिछले जो क्लास में देखा था फैराडे का प्रथम नियम, फैराडे का प्रथम नियम, ये तो अपन ने देख लिया था उस क्लास में। आज ये जो था ये था W इज प्रोपोर्शनल क्यों, ठीक है। किसी विद्युत अपघट्य विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसके सिरों जो इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा उसमें प्रवाहित आवेश की क्या होती है, समानुपाती होती है। अब है आज फैराडे का द्वितीय नियम, फैराडे का द्वितीय नियम। फैराडे का द्वितीय नियम दो विद्युत अपघट्य विलयनों के लिए है। दो भिन्न विद्युत अपघट्य विलयनों में समान समय में समान धारा प्रवाहित की जाए। विलयनों में समान समय में समान धारा प्रवाहित की जाए तो उसके इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा, इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा उनके तुल्यांकी भारों के समानुपाती होती है, समानुपाती होती है। यानी दो भिन्न विद्युत अपघट्य विलयन जिनमें समान धारा और समान समय के लिए प्रवाहित की जाए तो उसके इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा, कहने का मतलब W, उनके तुल्यांकी भार E, तुल्यांकी भार को इक्विवेलेंट वेट से निरूपित करते हैं इससे। तो W इज प्रोपोर्शनल E, W इज प्रोपोर्शनल E, एकत्रित पदार्थ की मात्रा उनके तुल्यांकी भारों के बराबर समानुपाती होती है। अर्थात जैसे विलयन 1 है, 2 विलयन है, तो विलयन 1 का W इज प्रोपोर्शनल E1 हो जाएगा, या फिर E1 अपॉन W1 बराबर स्थिर होता है, या सॉरी W1 अपॉन E1, W1 अपॉन E1। इसी प्रकार दूसरा विलयन है W, जिस एकत्रित पदार्थ की मात्रा W2 और उसका तुल्यांकी भार E2, तो ये हो जाएगा W2 अपॉन E2 बराबर स्थिर। अब फैराडे का फर्स्ट नियम था, फैराडे का प्रथम नियम, W इज प्रोपोर्शनल Z आया था। Z विद्युत रासायनिक तुल्यांक होता है, तो W1 अपॉन W2 बराबर E1 अपॉन E2 बराबर Z1 अपॉन Z2। W1 Z1 के समानुपाती होगा, W2 Z2 के समानुपाती होगा, ठीक है ना। तो W बराबर क्या आ रहा है, Z बराबर Z इज प्रोपोर्शनल E, ये भी लिख सकते हैं अपन, Z इज प्रोपोर्शनल E। तो Z तो हो गया विद्युत रासायनिक तुल्यांक, विद्युत रासायनिक तुल्यांक, और ये क्या है, तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार, ठीक है ना। जिस विलयन का विद्युत रासायनिक तुल्यांक होगा वो उसी विलयन के तुल्यांकी भार के या उसी पदार्थ के तुल्यांकी भार के क्या होगा, समानुपाती। तो यह था फैराडे का द्वितीय नियम। यानी फैराडे का द्वितीय नियम ये कहता है कि W इज प्रोपोर्शनल E, ये ध्यान रखना है। W क्या है, एकत्रित पदार्थ की मात्रा, और E क्या है, तुल्यांकी भार।
अब जो फैराडे का द्वितीय नियम है 2 विलयनों पर काम करेगा, भाई ध्यान रखना। ये फैराडे का प्रथम नियम है केवल एक ही विलयन पर काम करता है, द्वितीय नियम 2 विलयनों पर काम करता है। 2 भिन्न विद्युत अपघट्य विलयन यानी अलग अलग विद्युत अपघट्य विलयन हैं, समान समय में और समान धारा प्रवाहित करते हैं। धारा भी समान है और समय भी समान है। प्रवाहित करने पर उसके इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा उनके तुल्यांकी भार यानी समानुपाती होती है। ठीक है ना। यदि विलयन 1 है तो W1 इज प्रोपोर्शनल E1 हो जाएगा। W1/E1 बराबर स्थिर, कोई भी स्थिर राशि रखेंगे यहाँ तो वही हो जाएगी इसके बराबर। W2 इज प्रोपोर्शनल E2 तो W2/E2 बराबर स्थिर। तो W प्रथम नियम में था W इज प्रोपोर्शनल Z। ठीक है ना। तो W इज प्रोपोर्शनल Z आया था। 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक फैराडे के प्रथम नियम में बताया था। ये 1 सेकंड तक प्रवाहित करते हैं तो उसके इलेक्ट्रॉनों पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा है, उसका तुल्यांक ये विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाता है ना। तो W1/W2 बराबर E1/E2 बराबर Z1/Z2 हो जाएगा। तो Z इज प्रोपोर्शनल क्या हो रहा है E। तो किसी विद्युत अपघट्य विलयन का विद्युत रासायनिक तुल्यांक उसके तुल्यांकी भार के क्या है, समानुपाती है। तो आप लिखेंगे फैराडे का द्वितीय नियम टॉपिक डाल लेंगे। 2 भिन्न विद्युत अपघट्य विलयनों में 2 भिन्न विद्युत अपघट्य विलयनों में समान धारा समान समय तक 2 भिन्न विद्युत अपघट्य विलयनों में समान धारा समान समय तक प्रवाहित करने पर उसके इलेक्ट्रोडों पर 2 भिन्न विद्युत अपघट्य विलयनों में समान धारा समान समय तक प्रवाहित करने पर उसके इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित पदार्थ की मात्राएं उसके इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित पदार्थ की मात्राएं उनके तुल्यांकी भारों के समानुपाती होती है। उनके तुल्यांकी भारों के समानुपाती होती हैं। तुल्यांकी भारों के समानुपाती होती हैं। उसके इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित पदार्थ की मात्राएं उनके तुल्यांकी भारों के समानुपाती होती हैं। नीचे लिखेंगे W इज प्रोपोर्शनल E। W समानुपाती का चिन्ह लगाना और E। ठीक है। अब नीचे की लाइन में लिखेंगे 2 विद्युत अपघट्य विलयन जिनके इलेक्ट्रोडों पर 2 विद्युत अपघट्य विलयन जिनके इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित पदार्थ की मात्राएं W1 व W2 तथा उनके तुल्यांकी भार क्रम से E1 व E2 हों तो नीचे की लाइन में लिखेंगे W1 समानुपाती का चिन्ह लगाना और E1 W1 इज प्रोपोर्शनल E1। ठीक है। या W1/E1 बराबर स्थिर, W1/E1 बराबर स्थिर। नीचे की लाइन में लिखेंगे W2 इज समानुपाती का चिन्ह लगाना और E2 W2 समानुपाती का चिन्ह और E2।
या W2/E2 बराबर स्थिर, W2/E2 बराबर स्थिर। ठीक है, नीचे लिखना फैराडे के प्रथम नियम से, फैराडे के प्रथम नियम से W बराबर Z, W बराबर Z, W बराबर Z आता है। फिर ये नीचे ये उतारना, ये, और इसके नीचे ये उतारना। नीचे लिखेंगे अब जेड इज प्रोपोर्शनली लिख लिया। इसके नीचे लिखना किसी विद्युत अपघट्य विलयन का, किसी विद्युत अपघट्य विलयन का विद्युत रासायनिक तुल्यांक, किसी विद्युत अपघट्य विलयन का विद्युत रासायनिक तुल्यांक, विद्युत रासायनिक तुल्यांक उनके तुल्यांकी भारों के समानुपाती होता है, उनके तुल्यांकी भारों के समानुपाती होता है। तुल्यांकी भारों के समानुपाती होता है। नीचे की लाइन में अब लिखेंगे विद्युत रासायनिक तुल्यांक, विद्युत रासायनिक तुल्यांक और तुल्यांकी भार में संबंध, विद्युत रासायनिक तुल्यांक और तुल्यांकी भार में संबंध। वैसे तुल्यांकी भार विद्युत रासायनिक तुल्यांकी क्या है, समानुपाती ऊपर लाइन लिखा दी है, लेकिन समानुपाती के चिन्ह को उठाएंगे तो एक स्थिरांक राशि रखनी पड़ेगी 96,500, 1/96,500 रखेंगे। ये 96,500 फैराडे के बराबर होता है भाई, एक फैराडे बराबर 96,500 कूलाम, ये होता है इसके बराबर। तो ये नीचे आएगा, अभी बता देंगे। तो इनमें संबंध क्या है भाई, ये रहा, ठीक है ना। जेड बराबर E/96,500, तो ये उतार लें आप, ये उतारें। और ये लिख लेना साथ ही, चलो जेड बराबर E/F, जेड बराबर E/F हो जाएगा। ठीक है ना। ई तुल्यांकी भार एफ फैराडे जिसका मान 96,500 है ही, और जेड विद्युत रासायनिक तुल्यांक है। ठीक है ना। अब इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं आगे, इसी दूसरे नियम पर आधारित है वो। देखो दो विलयन हैं, एक विलयन में एक पात्र में क्या भरा हुआ है, कॉपर सल्फेट, ठीक है, और ये दूसरा पात्र है, इसमें भरा हुआ है AgNO3, ठीक है ना। एक इलेक्ट्रोड इसमें डूबा हुआ है और एक इलेक्ट्रोड इसमें डूबा हुआ है। इन इलेक्ट्रोडों का संबंध इस प्रकार से है, ये जो संबंध है ये आपस में क्या है, श्रेणी क्रम में है, ठीक है ना। तो इन दोनों विलयनों को क्या जोड़ दिया अपन ने, श्रेणी क्रम में।
दो विद्युत अपघट्य विलयन हैं, एक है CuSO4, दूसरा है AgNO3, यानी कॉपर सल्फेट है और एक सिल्वर नाइट्रेट है। दोनों को किस में जोड़ दिया? श्रेणी क्रम में। अब जैसे इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, दोनों में समान धारा, ठीक है ना, समान धारा और समान समय तक प्रवाहित करते हैं, तो इन इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित जो पदार्थ की मात्राएं हैं, इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा, यहाँ इस इलेक्ट्रोड पर Cu निक्षेपित होगा, इस इलेक्ट्रोड पर Ag निक्षेपित होगा, ठीक है ना। अब इन इलेक्ट्रोडों पर निक्षेपित पदार्थ की मात्रा उनके तुल्यांकी भारों के क्या होती हैं? अनुपात में होती हैं। जैसे Cu की मात्रा अपॉन Ag की मात्रा, Ag की मात्रा बराबर Cu का तुल्यांकी भार अपॉन Ag का तुल्यांकी भार, ठीक है। Cu का तुल्यांकी भार अपॉन Ag का तुल्यांकी भार, अर्थात निक्षेपित पदार्थ की मात्रा और तुल्यांकी भार आपस में एक दूसरे की क्या है? अनुपात में आ रहे हैं, ठीक है ना। क्योंकि अगर Ag को यहाँ लेके जाएंगे तो Cu का तुल्यांकी भार यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो Cu की मात्रा अपॉन Cu का तुल्यांकी भार हो जाएगा, फिर यहाँ Ag की मात्रा अपॉन Ag का तुल्यांकी भार, दोनों क्या है? एक दूसरे श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं तो इक्वल होगा। तो ये इनके समान अनुपात में होते हैं। तो नीचे लिखेंगे अब आप इसमें, दो भिन्न विद्युत अपघट्य विलयन, दो भिन्न विद्युत अपघट्य विलयन दो भिन्न विद्युत अपघट्य विलयन CuSO4 व AgNO3, CuSO4 व AgNO3 को श्रेणी क्रम में जोड़कर समान विद्युत धारा समान समय तक प्रवाहित करने पर समान विद्युत धारा समान समय तक प्रवाहित करने पर उनके इलेक्ट्रोडों पर निक्षेपित पदार्थ की मात्राएं, उनके इलेक्ट्रोडों पर निक्षेपित पदार्थ की मात्राएं उनके तुल्यांकी भारों के अनुपात में होती हैं, उनके तुल्यांकी भारों के अनुपात में होती हैं। दोबारा से देखना, दोबारा बोल रहा हूँ लाइन, दो भिन्न विद्युत अपघट्य विलयन CuSO4 व AgNO3 को श्रेणी क्रम में जोड़कर समान विद्युत धारा समान समय तक प्रवाहित करने पर समान विद्युत धारा समान समय तक प्रवाहित करने पर उनके इलेक्ट्रोडों पर निक्षेपित पदार्थ की मात्राएं, उनके इलेक्ट्रॉनों पर निक्षेपित पदार्थ की मात्राएं, उनके इलेक्ट्रॉनों पर निक्षेपित पदार्थ की मात्राएं उनके तुल्यांकी भारों के अनुपात में होती हैं, उनके तुल्यांकी भारों के अनुपात में होती हैं। ठीक है, आता है नीचे लिखेंगे Cu की मात्रा, निक्षेपित Cu की मात्रा, ऐसे लिखना, निक्षेपित Cu की मात्रा, निक्षेपित Cu की मात्रा
अपॉन निक्षेपित Ag की मात्रा, निक्षेपित Cu की मात्रा अपॉन निक्षेपित Ag की मात्रा, निक्षेपित Ag की मात्रा बराबर Cu का तुल्यांकी भार, Cu का तुल्यांकी भार अपॉन Ag का तुल्यांकी भार, Cu का तुल्यांकी भार अपॉन Ag का तुल्यांकी भार। ठीक है। अब इधर देखेंगे कोई विलयन है, उसमें I एम्पियर की धारा, I एम्पियर की धारा, I एम्पियर की धारा t समय तक E तुल्यांकी भार वाले, तुल्यांकी भार वाले विलयन में प्रवाहित की जाती है। I एम्पियर की धारा t सेकंड तक E तुल्यांकी भार वाले विलयन में प्रवाहित की जाती है। तो उसके इलेक्ट्रोडों पर जो निक्षेपित मात्रा होती है वो इस सूत्र से ज्ञात की जाती है, W बराबर ITE अपॉन F। अब देखो E होता है यहाँ तुल्यांकी भार, E बराबर तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार। अब तुल्यांकी भार निकालना आपको आता है। तुल्यांकी भार बराबर होता है अणुभार या मोलर द्रव्यमान अपॉन त्यागे गए इलेक्ट्रॉनों या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या। या किसी अम्ल का निकालते हैं तो उसकी क्षारकता आ जाएगी, क्षार का निकालते हैं तो उसकी अम्लता आ जाती है। ठीक है ना। तो E बराबर तुल्यांकी भार बराबर m अपॉन n। m मोलर द्रव्यमान या अणुभार है और n त्यागे गए या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो कैपिटल M तो क्या है, मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान या फिर अणुभार भी कहते हैं भाई इसे। ठीक है ना। n बराबर त्यागे गए या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या, या फिर अपन निकालते हैं अम्लता और क्षारकता से। ठीक है ना। तो वो भी बात एक ही है, त्यागे गए या फिर ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या। यह आ गया। तो इस सूत्र में रख सकते हैं अपन, यहाँ आता है W बराबर IT M, ठीक है ना, अपॉन N F। और अपने को पता है भाई IT बराबर होता है, क्यों, जो अपन ने देखा था भाई प्रथम नियम में भी आया था। और ये धारा बराबर क्यों अपॉन T होता है ना, आपके फिजिक्स में चलता है ये सूत्र। तो रख सकते हैं अपन, यहाँ आता है W बराबर Q M अपॉन N F। क्या जाएगा, Q का मान निकालेंगे तो Q बराबर W N F अपॉन कैपिटल M आ जाएगा। ठीक है ना। तो इस सूत्र से अपन प्रभावित आवेश ज्ञात कर सकते हैं। इस सूत्र से अपन क्या ज्ञात कर सकते हैं, एकत्रित पदार्थ की मात्रा। इससे भी निकाल सकते हैं, इससे भी सीधा तुल्यांकी भार दिया गया हो इससे निकाल सकते हैं, तुल्यांकी भार नहीं दिया गया हो तो इनसे निकाला जा सकता है। और आवेश की मात्रा इस सूत्र से निकाल सकते हैं। ठीक है ना। तो ऐसे निकाल सकते हैं इसके। तो आप लिखेंगे नीचे, यदि I एम्पियर की धारा, I एम्पियर की धारा t सेकंड तक, I एम्पियर की धारा t सेकंड तक E तुल्यांकी भार वाले, E तुल्यांकी भार वाले विलयन, विद्युत अपघट्य विलयन में, E तुल्यांकी भार वाले विद्युत अपघट्य विलयन में
प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोडों पर निक्षेपित पदार्थ की मात्रा, विलयन में प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोडों पर निक्षेपित पदार्थ की मात्रा निम्न सूत्र द्वारा ज्ञात करते हैं। निम्न सूत्र द्वारा ज्ञात करते हैं। दोबारा से लाइन मिलाना। यदि I एम्पियर की धारा t समय या t सेकंड तक E तुल्यांकी भार वाले विद्युत अपघट्य विलयन में E तुल्यांकी भार वाले विद्युत अपघट्य विलयन में प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रॉनों पर निक्षेपित पदार्थ की मात्रा निम्न सूत्र द्वारा ज्ञात करते हैं। अब सूत्र यह आ गया W बराबर ITE/F। ठीक है, तो ये चीज़ें सारी आप उतार दें ऐसे कैसे पूरी, और उसको भी इधर उतार लेना साइड में आप, है ना। यदि उतारो फटाफट से। एक मोल इलेक्ट्रॉन के आवेश को 1 फैराडे कहा जाता है। एक मोल इलेक्ट्रॉन के आवेश को
1 फैराडे कहते हैं। यानी 1 मोल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके आवेश को क्या कहेंगे, 1 फैराडे। 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश, तो इलेक्ट्रॉन का आवेश आपको सबको पता होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। अब 1 मोल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, 1 मोल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अब 1 मोल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो अवोगाद्रो नंबर के बराबर होंगे Na, या फिर 6.023 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश, 1 मोल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो ये है, 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश ये आ रहा है, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉनों पर आवेश आता है 1 मोल इलेक्ट्रॉनों पर आवेश। दोनों को क्या कर देंगे भी, गुणा, तो 1.6 गुणा 10⁻⁻19 गुणा 6.023 इंटू 10⁻23। ठीक है, तो गुणा करेंगे तो अपने पास में ये राशि प्राप्त होगी, लगभग इसके आसपास राशि प्राप्त आएगी। तो आवेश को क्यों कूलाम चिन्ह से निरूपित करते हैं, तो ये होगा, अर्थात 1 फैराडे बराबर क्या आ गया, 96,500 कूलाम। यानी 1 फैराडे, 1 फैराडे को तो कहते हैं 1 मोल इलेक्ट्रॉन के आवेश को 1 फैराडे कहा जाता है। तो 1 फैराडे बराबर क्या आ गया अपने पास में, 96,500। दोबारा से समझिए आप इसको, यानी 1 मोल इलेक्ट्रॉन के आवेश को किससे नाम से जानते हैं, 1 फैराडे के नाम से। अर्थात 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होगा वो 1 फैराडे के इक्वल होगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, और 1 मोल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, 1 मोल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या वो होती है अवोगाद्रो संख्या के बराबर। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इन दोनों को क्या करेंगे, गुणा करने पर ये राशि प्राप्त होगी। ये किसके बराबर है, 1 फैराडे के बराबर है। तो आप इसको उतारें ऐसे कैसे, तो प्रश्न पूछा जा सकता है भाई 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश या 1 मोल इलेक्ट्रॉन के आवेश को क्या कहा जाता है, 1 फैराडे। ठीक है ना, तो इस चीज को आप ध्यान में रखना। अब हैं इसके ऊपर आधारित कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न नंबर
एक Al+3, Al+3 को Al में अपचयित यानी एल्यूमिनियम आयन है जिसको एल्यूमिनियम में अपचयित करने के लिए कितने कूलाम विद्युत की आवश्यकता होगी? अपचयित करने के लिए कितने कूलाम विद्युत आवश्यक होगी? तो इस प्रश्न को अच्छी तरह से देखेंगे। प्रश्न में क्या कहा जा रहा है? एल्यूमिनियम आयन है वो एल्यूमिनियम में अपचयित हो रहा है। तो देखो Al+3 बन में क्या आ रहा है? Al ही बन रहा है ना, एल्यूमिनियम आयन से एल्यूमिनियम बन रहा है। तो इस समीकरण को पहले संतुलित करेंगे अपन, और ये समीकरण संतुलित करना आपको सिखाया हुआ है 11वीं क्लास में। तो एल्यूमिनियम आयन है, देखो इधर +3 है, इधर क्या है? आवेश 0 है। तो मैंने लिखाया था ये भाई, जिस दिशा में आवेश पॉजिटिव होगा उसी दिशा में उतने इलेक्ट्रॉन लगा देंगे, ठीक है ना। तो इधर +3 इलेक्ट्रॉन, तो ये समीकरण वैसे संतुलित हो गया। इन पर ऋणावेश है, ये पॉजिटिव है, तो तीनों क्या हो गए? समान हो गया। अब इसका एल्यूमिनियम आयन का 1 मोल है और इलेक्ट्रॉन कितने काम आ रहे हैं? 3 मोल। एक एल्यूमिनियम आयन को 3 मोल इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? एल्यूमिनियम आयन में अपचयित कर रहे हैं। यानी 1 मोल एल्यूमिनियम आयन Al+3 को 3 मोल एल्यूमिनियम आयन एल्यूमिनियम में अपचयित कर रहे हैं। तो ये चीज़ आपको आनी चाहिए भाई, ये चीज़ आएगी तो ये आप क्वेश्चन हल कर पाएंगे, ठीक है ना। तो वही 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? 1 फैराडे। 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश बराबर 1 फैराडे, ठीक है। 3 मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश 3 गुणा फैराडे, तो 3 फैराडे हो गया, ठीक है। तो 3 फैराडे आ गया। आता है फैराडे बराबर होता है 96,500, तो 3 गुणा 96,500, ठीक है। तो इसको गुणा करके आप उत्तर जो भी आएंगे वो आप राशि किस में रखेंगे? कूलाम में। जो भी आंसर होगा आपका कूलाम में रख देंगे। देखो 0 0 3 पंजे 15, 7 18 और 1 19 और 9 3 27 और 1 28, ये आ गया, ठीक है ना। 2,89,500 कूलाम। तो आप उतार लें इस सवाल को। अगला प्रश्न है 1 मोल MnO4 माइनस। प्रश्न नंबर 2, 1 मोल MnO4 माइनस को Mn+2 में अपचयित करने के लिए Mn+2 में अपचयित करने के लिए कितने कूलाम विद्युत की आवश्यकता
होगी, कितने कूलम्ब विद्युत की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले आपको समीकरण लिखना आना चाहिए, संतुलित समीकरण आना चाहिए। इसमें पूछा क्या जा रहा है, MnO4 बदल किस में रहा है, Mn+2 में। तो ये समीकरण लिख लेंगे, एक तरफ तो MnO4 माइनस, ठीक है, और ये बीच में तीर का निशान लगा देंगे और फिर लिख देंगे Mn+2। इतना तो प्रश्न में दिया गया है, ठीक है। इसका कितना मोल है, 1 मोल, समझ गए। अब देखो ऐसे समीकरणों को संतुलित करना भी बताया हुआ है, ठीक है ना। जिधर जितने ऑक्सीजन हो उसके विपरीत दिशा में उधर उतने ही जल के अणु जोड़ देते हैं। तो 4 ऑक्सीजन हैं तो 4 जल के अणु जोड़ दिए अपन ने, ठीक है। अब इधर जितने H+ आयन है उतनी H+ आयन इधर लगा देंगे, 4 दूनी 8 हो गए, तो 8 H+ आयन आ गया, ठीक है। अब आवेश की गणना देखते हैं। इस पर देखो माइनस का 1 है और प्लस के 8, माइनस का 1 है और प्लस के 8, तो 8 में से 1 गया तो कितने बच गए, 7। इधर कितने बच रहे हैं भाई, प्लस के 7 और इधर प्लस के 2, ठीक है। डिफरेंस कितने का है दोनों में, +5 का। किधर 5 ज़्यादा हैं, इस साइड में, तो जिस साइड में प्लस के जितने ज़्यादा हैं उतने ही क्या जोड़ देंगे, इलेक्ट्रॉन। ये समीकरण पूरी तरह संतुलित है, देख लेना आप चाहे से, ठीक है ना। दोबारा से देख लें, जिससे हमें ऑक्सीजन के जितने परमाणु उसके विपरीत दिशा में उतने ही जल के अणु जोड़ देते हैं। देखो ऑक्सीजन 4 है तो 4 जल के अणु जोड़ दिए अपन ने। अब देखो इधर हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा हो गई, 8 हो गए, इधर हाइड्रोजन है ही नहीं तो 8 H+ आयन जोड़ दिए। अब आवेश देखेंगे, इधर इस पर माइनस का 1 है और ये प्लस के 8 हैं, तो माइनस का 1 और प्लस का 8 बराबर प्लस के 7 बच गए। इधर प्लस के 2 हैं तो वैसे 7 5, इधर प्लस के क्या हैं, कम, तो इधर ज़्यादा हैं प्लस के, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे उतनी। तो देखो इसका 1 मोल, इसके हाइड्रोजन आयन कितने आ रहे हैं, 8 मोल और ये 5 मोल। तो आपको बीच वाले किसी को देखना नहीं है, आपको इलेक्ट्रॉन और जो क्वेश्चन में दिया गया है उसके ऊपर बात रखनी है, ठीक है। तो 1 मोल इसका दिया गया है और 5 मोल इलेक्ट्रॉन इसको Mn+2 में बदलने के लिए क्या है चाहिए। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश बराबर 1 फैराडे। 5 मोल इलेक्ट्रॉन पर बराबर 5 फैराडे, अर्थात 5 गुणा 96,500, ठीक है। तो रख देंगे इसको 25 और 6 पंजे में 30 और 2 32, 9 पंजे 45 और 2 47, ये आ जाएगा कूलम्ब में। इतने कूलम्ब विद्युत की आवश्यकता होगी, सॉरी 48 होगा, 9 पंजे 45 3 48, उतार लें। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। 1 मोल Cr2O7-2, ठीक है ना, डाइक्रोमेट आयन है। 1 मोल Cr2O7-2 को Cr+3
को Cr+3 में अपचयित करने के लिए कितने कूलाम विद्युत की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो वो पीछे वाला जो सवाल आपको आता है तो आप आराम से इसे कर सकते हैं। तो देखो प्रश्न में ये दिया गया है Cr2O7-2 बदल किस में आया भाई, Cr+3 में। तो पहले आप इसको संतुलित करेंगे, संतुलित करने के बाद में आपको पता चलेगा कि कितने मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए इसे। तो देखो इधर क्रोमियम के 2 हैं और इधर क्रोमियम का 1 है, तो क्रोमियम को तो अपन ने संतुलित कर दिया ये। अब देखेंगे इधर ऑक्सीजन के साथ हैं, इधर 7H2O जोड़ दिया, ठीक है ना, 7H2O। और तो इधर हाइड्रोजन के कितने हो गए, 14H+, ये होगा। अब देखो माइनस आवेश देखते हैं, माइनस के 2 और प्लस के 14, अर्थात बचे कितने 12, किसके प्लस के। इधर 3 दूनी 6 हैं प्लस के, भाई एक क्रोमियम पर 3 आवेश है प्लस का, तो 2 पर 6 हो गया, तो 3 दूनी 6 हो गए। अब इधर 12 है तो अंतर डिफरेंस कितने का है, +6 का, तो यहाँ वो वही +6 इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे। ठीक है, ये समीकरण संतुलित हो गया। देखना देखे संतुलित हुआ कि नहीं हुआ। तो ये समीकरण संतुलित हो गया। इसका कितना मोल है भाई, 1 मोल, और इसके 6 मोल। ठीक है ना। अब वही बात, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश बराबर 1 फैराडे, 6 मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश 6 फैराडे हो जाएगा, बराबर 6 गुणा वही 96,500 बिंदु, ये बिंदु 6×5 30 और 6 6 36 है 3 39 9 6 54 54 57 कूलाम। उतार लें। उतारने देंगे। अगला क्वेश्चन है, 1 मोल
जल को 1 मोल जल को ऑक्सीजन में ऑक्सीकृत होने में ऑक्सीजन में ऑक्सीकृत होने में कितने कूलम विद्युत की आवश्यकता होगी। 1 मोल जल को ऑक्सीजन में ऑक्सीकृत होने में कितने कूलम विद्युत की आवश्यकता होगी। तो इसके लिए समीकरण लिखेंगे। देखो ये किस में बदल रहा है भाई, जल ऑक्सीजन में बदल रहा है, तो H2O और 2 समीकरण को संतुलित कर देंगे। देखो ऑक्सीजन के इधर कितने हैं 2, तो इधर 2 करने के लिए अपन ने क्या लगा दिया 2, ठीक है। अब हाइड्रोजन के इधर कितने हो गए 4, तो 4H प्लस लगा दिया, ठीक है। अब देखो इधर 4 पॉजिटिव हैं, इधर 4 पॉजिटिव है और इधर कोई आवेश नहीं है, ठीक है ना। तो इधर 4 पॉजिटिव हैं, तो इस दिशा में क्या कर देंगे अपन इलेक्ट्रॉन लगा देंगे, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। अर्थात 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। ऑक्सीकृत हो रहा है, तो ऑक्सीकृत हो रहा है तो इधर लगाएंगे भी, है ना, प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, तभी तो बराबर होगा, ठीक है ना। इधर अब यदि अपन इलेक्ट्रॉन लगाते हैं तो ये पॉजिटिव इधर जाकर के पॉजिटिव हो जाते, पॉजिटिव पॉजिटिव 8 हो जाते फिर ये। तो देखो इस 2 मोल को बदलने के लिए 4 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए, 4 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो नीचे लिख देंगे 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश बराबर 1 फैराडे। तो 4 मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश 4 गुणा 4 फैराडे हो जाएगा, ठीक है। अब अपन को बता क्या क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 1 मोल ही पूछा जा रहा है। क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है 1 मोल, 1 मोल जल को ही ऑक्सीजन में ऑक्सीकृत करना है, ठीक है ना। तो इसके लिए यानी 2 मोल के लिए कितने चाहिए, 2 मोल जल को ऑक्सीजन में ऑक्सीकृत होने के लिए 4 फैराडे विद्युत आवश्यक है। अतः 1 मोल के लिए 4/2 बराबर 2 फैराडे, ठीक है ना। अतः 2 गुणा 96,500, तो 0 0 5 दूनी 10 6 दूनी 12 और 1 13 और 9 दूनी 18 और 1 19, ये हो जाएगा भाई इतने कूलम विद्युत की आवश्यकता होगी। तो उतार लें आप इसे। एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, आप स्वयं करेंगे। आप खुद करके लिखेंगे उसके। क्वेश्चन नंबर 5, एक धात्विक तार
में 0.5 एम्पियर विद्युत धारा 2 घंटों के लिए विद्युत धारा 2 घंटों के लिए प्रवाहित की जाती है, तो तार में से कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं? तो तार में से कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं? ये प्रश्न है। इसके लिए आप निकालेंगे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है आपको, जिस प्रकार से फैराडे का मान निकाला था अपन ने, ठीक है ना। पहले इस आप आवेश का मान निकालेंगे और आवेश का मान निकाल करके उसको इक्वल करते हुए निकालेंगे, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनों की संख्या अवोगाद्रो नंबर भी काम में आएगा यहाँ। तो हर चीज़ को आपको खुद को करनी है ये, और कोई भी प्रश्न दिया हुआ हो तो आप खुद करेंगे, बुक में दिए और भी मिलेंगे आपको। इस टॉपिक पर आधारित कोई भी प्रश्न हो तो सबसे पहले आपको समीकरण संतुलित करना आना चाहिए। ऊंचा क्या जा रहा है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये उतार लें आप। अब आज की क्लास के लिए इतना ही। धन्यवाद।